जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल और आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। और आज लाइव इंटरव्यू के खास मेहमान हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडिया जनशक्ति पार्टी। डॉक्टर अवधेश पांडे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंटरव्यू में। जी, आप लोगों को नमस्कार जो मेरा, धन्यवाद आपको। इंडिया जनशक्ति पार्टी की जो नींव है वो कैसे पड़ी, आप हमारे दर्शकों को बताएं। और कहां से जो नाम इसका पड़ा वो कहां से विचार आया कि ये नाम रखा जाए और पार्टी का यही होना चाहिए। और पार्टी तो तमाम है, उनमें भी जुड़ करके आप काम कर सकते थे, लेकिन नई पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी और जब जरूरत पड़ी तो ये नाम कैसे? जी, ये इंडिया जनशक्ति पार्टी हमने क्या किया, पूरे भारतवर्ष में 2004 से जी, घूम करके अध्ययन किया कि क्या वहां परेशानियां हैं। देश के नागरिकों को तरह तरह के समस्याओं से झेलना पड़ रहा था। और मैंने देखा जो फुटपाथ पर, रोड पे लोग पड़े हुए हैं, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं था। इसको देखते देखते मेरे मन में विचार आया कि मैं सरकार के सामने अगर कोई मुद्दे रखूंगा तो कोई सुनने वाला नहीं था। आवाज को दबाया जा रहा था, आवाज को दबाया जा रहा था। तो मैंने इसी को लेकर के निश्चय किया कि मैं खुद पार्टी बनाऊंगा और जो गरीब, शोषित, त्रस्त एवं भ्रष्टाचार की शिकार जनता को न्याय दिलाऊंगा। इसी के लिए इंडिया जनशक्ति पार्टी, मतलब इंडिया की सारी जनता की शक्ति इसमें शामिल की गई है। हमें सभी जनता से अपील है कि उनके शक्ति से हमें, हमारे अंदर शक्ति आएगी। इसीलिए इंडिया जनशक्ति पार्टी इसका नाम दिया गया। पार्टी की जो है वो मूल उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के साथ इस पार्टी का गठन किया गया और किन उद्देश्यों पर काम जो है कर रही है पार्टी? हमने इस पार्टी का मूल उद्देश्य एवं सिद्धांत इस रूप में तैयार किया। आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया जी, उस संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किया। जी, मौलिक अधिकार यह होता है कि देश के नागरिक, जिससे उनका जीवन है, वो उनका मौलिक अधिकार है। इसी को लेकर के मैंने सबसे पहला मुद्दा रखा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अगर हमको मिल जाता है तो हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज किसी चीज से वंचित नहीं होंगे। आपके कहने का मतलब है कि 75 वर्षों से जो सरकारें चल रही थी लोकतांत्रिक तरीके से, उन्होंने कभी मौलिक अधिकार दिया ही नहीं, लोगों को हनन किया है। वो दे होते तो आज मैं पार्टी बनाने का कोई, मेरे तरफ से कोई इसका वही नहीं तैयार किया गया होता। मैंने देखा अगर ये मौलिक अधिकार दिए होते तो क्यों नहीं लोकपाल बिल इसको लागू कर देते। कहां से दिल आपका कचोटा, कौन सा लगता है कि कौन से किस अधिकारों का हनन हो रहा है? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा जिक्र? इसमें ये इन अधिकारों का हनन हुआ है कि ये लोग बोल के चले गए। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले जैसी राजनीति करते हुए लोगों के बुरे दिन आ गए। आप सवाल से भटक रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि मौलिक अधिकार में ऐसा कौन सा, आपको किस घटना का जिक्र कोई आप करेंगे या कौन सी अधिकार का हनन हुआ है, उस घटना का आप जिक्र बताएं और कौन सी अधिकार का हनन हो रहा है वो आप बताएं। और कोई ऐसी घटना है कि देख रहे हैं आप, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौतें हो रही हैं। ये अभी का विषय है, लेकिन जब आप 75 वर्षों की बात आप जब करते हैं, जब आप 75 वर्षों की बात करते हैं, उसमें उस मौलिक अधिकार की बात आती है कि जो 1947 से लेकर के 2021 तक लागू नहीं किया गया।
और उसके आगे भी उसका हनन होगा, वो उस अधिकार का आप जो है जिक्र करें। जैसे जब हम बात करते हैं कि पुलिस बिना उठा करके किसी को अंदर कर देती है, ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है, ये लगातार हो रहा है। तो इसी प्रकार का कोई ना कोई तो घटनाक्रम आपके मन में होगा कि ऐसा घटनाक्रम जो 2021 के पहले धकेलता हो, 2019 के पहले ले जाता हो, 1947 से लेकर के अभी तक का कोई घटनाक्रम ऐसा रहा होगा जो आपके दिल को कचोटा होगा, मन को पीड़ा पहुंची हमने होगी कि इस हमने अधिकार का देखा, हनन हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताना चाहूंगा, मैंने जी कई न्यूज़पेपर एवं सोशल मीडिया में ये भी देखा है कि मौजूदा इंस्पेक्टर, एक महिला पुलिसकर्मी, यूपी की घटना है, वो हमारे पास सारे वीडियोज मौजूद हैं, जी यूपी का ही मामला है, उनका नाम नहीं बता रहे हैं हम। महिला पुलिसकर्मी खुद कह रही है कि वो इंस्पेक्टर मुझसे ऐसा अश्लील हरकतें मुझसे कर रहा है। मैं कोई मैटर में वो जाती है, खदान हो रहा है, बालू का अवैध खनन हो रहा है, वहां जाकर के वो उनसे अपनी उनके खिलाफ कार्यवाही करती है, तो इंस्पेक्टर कहता है तुमने किसके आदेश से जाकर के उस अवैध खनन को तुमने रुकवाया, और उससे अश्लील हरकतें उससे कर रहा है, अभद्रता उससे किया है। तो जी ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। डॉक्टर अवधेश पांडे साहब, जब भी सरकारें आती हैं, जब वो विपक्ष में होती हैं, तो ये हमेशा एक सवाल उठाती हैं और एक ही सवाल करती हैं कि ये जो माफिया हैं, खनन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, मीडिया माफिया हैं, यहाँ तक कि तमाम माफियाओं के नाम गिना दिए जाते हैं। लेकिन वही पार्टियां जब सत्ता पक्ष में आती हैं, तो ये पार्टियां जो है उनकी आय का स्रोत बन जाती हैं। माफिया जो है वो उन पार्टियों के आय का स्रोत बन जाते हैं। उसके बाद ये पार्टियां कभी कोई सवाल ही नहीं उठाती। 5 वर्ष तक कभी कोई पार्टी ये कहती ही नहीं है कि हमारे राज्य में या हमारे राज्य में कोई भी माफिया है। तो क्या ये उम्मीद की जाए आपसे कि आने वाले समय में जब भी आपकी पार्टी अगर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर या आपके जो तमाम राज्य हैं जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जो माफिया हैं जो आय के स्रोत हो जाते हैं राज्य सरकारों के, सत्ता में आने के बाद वो नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। हमने देश की जनता के सामने जी ये शब्द रख दिया है कि मैं राइट टू रिकॉल का कानून लागू कराऊंगा। अगर वो जी झूठे वायदे कर रहे हैं तो जी राइट टू रिकॉल के कानून के दोषी होंगे और इसके बाद उनकी सदस्यता भंग करके वहां पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। अगर हमारे पार्टी का कोई भी सांसद एवं विधायक जनता से कोई वायदा विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में करेगा, हम एक शपथ पत्र लेंगे कि चुनाव जीतने के बाद में अगर उस वायदे से मुकर जाता है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से भंग करवा देंगे, वहां पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। हम मतलब अपना ही आदेश और अपने ही ऊपर लागू करा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर हम भी आपके कुछ विधायक अगर आपके कुछ विधायक एमएलए सदन में अगर आते हैं और कल को सरकार दूसरी बनती है, लेकिन वो विधायक जिन्होंने वादे किए हैं इंडिया जनशक्ति पार्टी को होते हैं, अगर वो कल को पूरी मांग नहीं कर पाते हैं, इस कारण क्योंकि मुख्यमंत्री दूसरा है, लेकिन जो आपने कहा है कि शपथ लेने के बाद में अगर वो पूरे नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये लागू मुख्यमंत्री के ऊपर करेंगे या आप अपने सदस्य के ऊपर? क्योंकि उसकी तो मजबूरी है, इसलिए नहीं कर रहा है कि मुख्यमंत्री आगे से उसको जो है समर्थन नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या उनके लिए तब भी उनको आप निष्कासित करेंगे? अगर हम गठबंधन से सरकार बनाते हैं तो हम अपना नहीं, समर्थन मान लिया कि अगर आप गठबंधन से सरकार नहीं बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि विधायक और सदस्य तो रहते हैं लेकिन वो सरकार का हिस्सा नहीं हो पाते हैं, ना तो गठबंधन से हो पाते हैं ना वो पूर्ण रूप से हो पाते हैं, लेकिन वो सदन में बैठने के लायक रहते हैं और सदन में वो बैठते हैं। जैसे आजकल स्थिति आप कांग्रेस की और बीजेपी की आप देख लीजिए, इस तरीके से अगर आपके सदस्य बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वो वादे करके आए थे वो पूरे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का समर्थन मिल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या आप सदस्य को बर्खास्त करेंगे? और अगर ऐसी स्थिति में आप सदस्य को बर्खास्त करते हैं तो ये लोकतांत्रिक तरीका तो है नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप अपनी पार्टी के जो पार्टी का वचनबद्ध जिस तरीके से आप मानते हैं वो आप फिर उनका जो है आप वचन तोड़ रहे हैं। तो ऐसी इन परिस्थितियों में आप किस पोजीशन में आप खड़े होंगे और किस तरफ आप जाएंगे? पार्टी को देखेंगे या फिर मुख्यमंत्री को देखेंगे या फिर सदस्य को? मैं अपनी पार्टी को लेकर के जाऊंगा। मैं सांसदों विधायकों को एक आदेश जारी करूंगा कि आप अपने, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है ना सर, उसके पास एक ऑप्शन है कि हमें मुख्यमंत्री हमें समर्थन ही नहीं कर रहा है। हमने जो वादे किए थे वो अपने पार्टी को लेकर के किए थे। अगर पार्टी हमारी नहीं है, पार्टी किसी दूसरी
जो है, जो मुख्यमंत्री बना है वो किसी दूसरी पार्टी का बना है और वो समर्थन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप करेंगे? ऐसे में क्या करेंगे, उस विधानसभा क्षेत्र में तो करने लायक है, जिस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने वादा किया है अपने विधायक निधि, सांसद निधि का इस्तेमाल वो करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र में। पूरे राज्य में जब हम सरकार नहीं बना पाए, तो राज्य में सरकार न बनाने की स्थिति में वो अपने विधायक निधि से, सांसद निधि से काम करेंगे। वो लेकिन सांसद निधि भी तो मुख्यमंत्री के ऊपर निर्धारित होती है कि अगर वो भेजेंगे तभी आप कर पाएंगे। ऊपर निर्धारित नहीं होती है, एक संविधान बनाया गया है लोकसभा, लेकिन उतने पैसे के ऊपर आप कर नहीं पाएंगे ना। जैसे आपने किसी से कहा कि ये पुल जो है आगे आने वाली हमारे जो है उसमें हो जाएगा, लेकिन अगर वो पुल पास नहीं होता है मान लिया, तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थितियों में एक पूरा मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, उनके पूरे अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला जाएगा। एक कुल मिलाकर के आपकी जो है पार्टी की हमेशा एक कमजोरी रहती है, वो ये होती है कि जनता का पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाता, इस कारण सरकारें कुछ कर नहीं पाती हैं। कुल मिलाकर के ये है। दूसरा कि अगर इंडिया जनशक्ति पार्टी को पूर्ण समर्थन अगर प्रदेश की सरकार करती है, तो आप जिन चीजों पर चलेंगे उन पर आप जो है पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, ये समझा जाए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने विधायकों एवं सांसदों एवं राज्य के नागरिकों को जो शब्द हमारे पार्टी के विधायक सांसद जी वहां बोलेंगे, उनको करना पड़ेगा चुनाव जीतने के बाद में। देश के अंदर तमाम विषय हैं, तमाम चीजें हैं जिन पर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। उनमें से कई विषय ऐसे भी रहे हैं जो बड़े गंभीर रहे हैं, कई 100 साल पुराने भी रहे हैं विषय। लेकिन आज का विषय ये है कि जहां छुआछूत मिट रही है, जहां चीजें मिट रही हैं, वहां योग्यताओं को आगे आना चाहिए या आरक्षण को? क्योंकि अगर आरक्षण अगर शिक्षा और चिकित्सा में रहेगा, अगर 40% अंक लाने वाला अगर शिक्षक पढ़ाएगा तो वो व्यवस्था कैसी हो सकती है, और 40% लाने वाला चिकित्सक कैसा होगा? तो शिक्षक और चिकित्सक में क्या बदलाव होना चाहिए या नहीं? आप इस पर आप जो है आपकी क्या प्रक्रिया है कि योग्यताओं को आगे आना चाहिए या फिर जाति को आगे आना चाहिए? नहीं, उसमें योग्यता एवं काबिलियत के अनुसार, आर्थिक जनगणना के अनुसार, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, और प्लस आर्थिक का मतलब ही नहीं है अगर एक व्यक्ति गरीब है लेकिन उसके अंक आए हैं 50% और एक व्यक्ति बड़ा अमीर है उसके आए हैं 90%, तो ऐसे में अमीर को मौका मिलना चाहिए या गरीब को मिलना चाहिए? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, 40% वाला आगे आए या फिर 90% वाला आगे आए? उसमें तो जो लेकर के आया है, अंक लेकर के आया है, उसको होना चाहिए। उसमें यहाँ पर कोई भी ना आर्थिक आधार है ना आरक्षण, मतलब योग्यता के आधार पर। जी, 4 व्यक्ति 20% अंक लेके आ जाए तो उसको क्यों बना दिया जाएगा? उसके अंदर कोई योग्यता के आधार पर ही चयन होना चाहिए, ना कि जाति या फिर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो उसको योग्यता के आधार पर देखना चाहिए, योग्यता के आधार पर ही देखा जाएगा उसको। सरकारें बहुत बड़े वादे करती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम योग्यता को ही आगे लाएंगे, आरक्षण हटाएंगे, आर्थिक स्थितियां हटाएंगे, चीजें वो आर्थिक स्थिति सुधारने का जिम्मा हमारा रहेगा, चीजें वो करेंगे। लेकिन जहां पर योग्यता को आगे आना चाहिए, जैसे एक शिक्षक को अगर योग्य बनाया जाएगा, योग्य अगर शिक्षक होगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। योग्य शिक्षक हमारे कहाँ पाए जाते हैं? 5,000 रुपए की पेंशन उठाने वाले हम देख रहे हैं कि जो लास्ट में उठाते हैं, या फिर 10 से 15,000 रुपए जो कमाते हैं वो लोग हमारे शिक्षक आगे आते हैं। लेकिन वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मिशनरी के विद्यालयों में, वो सीबीएसई बोर्ड में 15,000, लेकिन जो 65,000 की तनख्वाह उठाते हैं वो हमारे सरकारी शिक्षक हैं। अब सरकारी शिक्षक और सीबीएसई बोर्ड के अगर अध्यापकों को एक साथ कर दिया जाए, एक 15,000 वाला, एक 65,000 का, तो योग्यता कहाँ है और आरक्षण कहाँ है? इन दोनों स्थितियों में क्या आरक्षण देश के लिए घातक है या नहीं? आप इसे कितना मानते हैं? बिल्कुल, जो है ये जो योग्यता ही मुख्य सरकार को देना चाहिए, यही हमारा एजेंडा भी है कि योग्यता के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। आरक्षण होना चाहिए देश के अंदर या नहीं? आरक्षण देश के अंदर होना ही नहीं चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं आरक्षण है ही नहीं, तो इसलिए आंदोलन कर रही है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में जहां एक तरफ आरक्षण है नहीं, आरक्षण को इसलिए आंदोलन कर रही है कि हमारे जाति का वोट चला जाएगा, हमारे जाति का वोट चला जाएगा, जातिगत आरक्षण, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं पूरे देश में। अखिलेश यादव जी जहां ये कहते हैं कि जब आप जनगणना करवाइए, क्योंकि हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है, वो ये कहते हैं कि एक एक जाति की आप अलग अलग जनगणना करवाइए, एक एक विषय अलग करके निकालिए। कल को ब्राह्मण ये कहेंगे कि पांडे जितने हैं उनकी जनगणना आप अलग करवाइए, दुबे जितने हैं उनकी जनगणना आप अलग करवाइए, मिश्रा जितने हैं उनकी आप अलग करवाइए। फिर पांडे भी बोलेंगे कि जो 10 पिछुआ वाले हैं उनकी अलग करवाइए,
तो 20 वाले हैं, उसके बाद में कान्यकुब्ज निकलेंगे, उसके बाद में सरयू पारी निकले। क्या इस तरीके का आप समर्थन करते हैं? जनगणना तो पूरे देश की एक लोगों की जाती है, ना कि जातियों की जानी चाहिए। नहीं, वो तो जनगणना तो पूरे देश की होती है, जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सरकार जातिगत आती है तो जनगणना क्या वो लोग जातियों में करवाते बांटने हैं। का काम आप करेंगे, या फिर एक साथ में जो जनगणना जैसे पूरे दुनिया में होती है, बहुत सारे ऐसे देश हैं वहां भी जातियां हैं, ऐसा कोई भी देश नहीं जहां जातियां नहीं है। इस्लाम में भी मुझे 47 जातिगत जातियां हैं, बौद्ध जनगणना धर्म में नहीं 67 चाहिए। जातियां हैं जी। और अगर ईसाइयों की बात करें तो वहां 42 जातियां हैं। तो ऐसे हर धर्म में जातियां हैं, लेकिन वहां पर जातियों के आधार पर तो जनगणना नहीं होती। तो ऐसे में जो उसकी तो अखिलेश मैं का बयान जो है जातिगत उस पर आपकी क्या राय है जी? उसपे उसका मैं विरोध करता हूं। जातिगत जनगणना वही लोग कर रहे हैं कि ये इतना हमारा वोट बैंक, इतना हमारा यहाँ रिजर्व है, इतना हमारा ये रिजर्व है, इसीलिए लोग जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। हम लेकिन एक धर्म के आधार पर जो जनगणना होती है, कि धर्म के आधार पर भी जनगणना की आवश्यकता है जब देश सेकुलर है? अगर देश धर्म किसी के आधार पर भी हिंदू जनगणना राष्ट्र नहीं होनी हो या चाहिए। फिर इस्लामिक राष्ट्र देश हो, की उस आधार पर अगर जनसंख्या धर्म के के आधार आधार पर पर किया जनगणना जाए। होनी चाहिए। जी, देश की जनसंख्या के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि धर्म देश और सेकुलर जाति, है। हाँ, देश धर्म के आधार पर है ही नहीं अभी तक, तो धर्म के आधार पर भी जनगणना जो हो रही है उसके भी पक्ष में आप नहीं है कि धर्म हम के आधार सबके पर पक्ष में जनगणना हैं। नहीं होनी चाहिए। जी, सेकुलर है तो सेकुलर ही रहने दो इसको, और उसी आधार पर जो है देश की जनगणना होनी चाहिए कि हमारे देश में रहने वाले लोग कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ये विषय नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हिंदुस्तानी कितने हैं, ये विषय हमारा होना चाहिए। पार्टी इंडिया जनशक्ति पार्टी की अगर बात करें तो आने वाले समय में अन्य मुद्दे क्या रहेंगे विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए? जो सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? और शिक्षा के बेरोजगारी लिए, पर कोई आपका प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई प्लान तैयार है? क्योंकि आपने देखा शिक्षा के होगा पुलिस लिए विभाग में भी कई तमाम भर्तियां खाली हैं, शिक्षक विभाग में भी जो है, जहां शिक्षा के पदों पर भी जो है वहां भी आने चाहिए, वहां भी खाली है। रेलवे विभाग है, तमाम विभाग है वहां खाली है। क्यों खाली कर रखे हैं ये सरकार जाने, लेकिन आपके पास भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा बेरोजगारी दूर करने का। जी बेरोजगारी दूर करने के लिए मैं सबसे पहले शिक्षा के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। जी शिक्षा की, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे बच्चे आज गरीबी के कारण एक अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। जो जी बच्चे अमीर परिवार से संबंध रखते हैं जी वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़कर खूब पैसे खर्च करके शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। जी ये एक ऐसा कारण है जो समाज में बच्चों के बीच बचपन से ही एक दूसरे के प्रति असमानता तथा हीन भावना भर देता है, जी जो देश की अखंडता को कमजोर करता है जी तथा समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का द्वेष एक दूसरे के मन में भर जाता है, जी जो देश के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधक है। जी देश में समानता लाने के लिए समाज के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रणाली के तहत एक समान करने की अत्यंत आवश्यकता है। जी देश का हर एक बच्चा स्कूल जाए तथा अच्छी एवं एक समान शिक्षा प्राप्त कर देश की सरकार का फर्ज है। जैसे जी ही इंडिया जनशक्ति पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, जी वैसे ही प्रदेश के सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित कर तथा पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण कर जी सभी वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। जी सभी के लिए शिक्षा का माध्यम तथा विद्यालय सबके सब एक समान होंगे। जी चाहे किसी चपरासी का बच्चा हो, चाहे किसी दलित का बच्चा हो, चाहे जी किसी बड़े नेता का बच्चा हो, या फिर प्रधानमंत्री का ही बच्चा क्यों ना हो, जी सभी के सभी एक समान शिक्षा प्रणाली के तहत सरकार द्वारा बनाए हुए उसी स्कूल में पढ़ेंगे, वो भी निःशुल्क पढ़ेंगे। ये हमारी इंडिया जनशक्ति पार्टी का शिक्षा के प्रति, समान शिक्षा प्रणाली के प्रति ये संकल्प है। दूसरा आपसे बहुत बड़ा प्रश्न है, पूरे देश में कभी भी शायद किसी चैनल ने पूछा हो या मीडिया पत्रकार में मैं पहला ऐसा पत्रकार हूं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूं, और आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। क्रांतिकारियों पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी या गलत टिप्पणी करता है उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए या नहीं? पहली चीज। क्रांतिकारियों के लिए अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ जी देशद्रोह का उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, जी क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष में आंदोलन किए। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप ऐसा करेंगे?
ये हेलो, अगर आपकी सरकार आती है तो जिन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं या आने वाले करेंगे, उन पर क्या पार्टी अपना स्टैंड लेती है कि उन पर जो है कार्रवाई करेंगे आप? हमारी पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हम इसके लिए क्रांतिकारियों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर एक विधेयक लाएंगे। कैबिनेट में एक विधेयक पास करके जी। एक कानून बनाया जाएगा। 1947 में देश आजाद हो गया था। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर जी। उसकी तलाश कर उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। जिन लोगों ने बोल दिया है उनसे क्या माफीनामा भी लगवाया जाएगा? जिन लोगों ने ऐसा कुछ बोला है, या तो उन्हें सजा दी जाएगी या फिर माफीनामा लगवाया जाएगा, क्योंकि उनको माफ तो नहीं किया जाना चाहिए। 1947 से पहले जब, जी जी कंप्लीट प्रश्न मेरा हो जाने दीजिए, क्योंकि लोग दर्शक भी देख रहे हैं और ये सुन भी लें, ये उनके लिए भी है, ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में ऐसे सवाल उठाने चाहिए पत्रकारों को, और दुर्भाग्य है कि पत्रकार उठाते नहीं है। 1947 के पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको भी ज्ञात है और हमें भी। पूरा देश जानता है कि 1947 के पहले ही हुआ था, लेकिन पूरा देश उम्मीद ये करता है कि आज तक इंग्लैंड ने माफी नहीं मांगी। इंग्लैंड माफी मांगे इस चीज के लिए, कई बार जो है ऐसा सवाल उठता रहता है, और कई बार नेताओं ने वक्तव्य भी दिया है कि इंग्लैंड को माफी मांगनी चाहिए 1947 के पहले जो कृत्य किया हुआ था। आप इस सवाल को पूरा गंभीरता से आपने सुन लेना है। मायावती जी ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक विद्यालय था, उसको बदल करके काशीराम के नाम से कर दिया। ठीक है, काशीराम एक बहुत अमर चंद्रशेखर आजाद के नाम के सामने और उनके सामने क्या है ये पूरा देश जानता है। काशीराम एक अलग विषय है, और चंद्रशेखर आजाद वो अमर शहीद, वो पूरे देश के जो है लिए एक सम्मानित व्यक्ति होने चाहिए। तो उनसे एक पत्रकार ने जब ये पूछा, मायावती की उस समय सरकार बनी थी, और उस समय जो है केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मायावती के समर्थन से सरकार बनी थी। तो मायावती जी से पूछा कि आपने नाम कैसे बदल दिया अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से? बोले कौन अमर चंद्रशेखर आजाद? अच्छा वो आतंकवादी। इतना बड़ा बयान देने के बाद में आज तक ना तो मायावती ने माफी मांगी है और ना देश के कभी भी किसी सरकार ने कुछ कहा है। उसके बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी सरकार गिरा दूं, मायावती के ऊपर कोई एक्शन लेकर के। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो वक्तव्य किया है, अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड माफी मांगे, उसके पहले ये उम्मीद क्यों नहीं करते कि देश आजाद होने के बाद में चंद्रशेखर को आतंकवादी कहने वाला व्यक्ति, उसको माफी मांगनी चाहिए या फिर जेल में होना चाहिए अगर माफी नहीं मांगता? और अभी तक की सरकारों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और मुझे लगता है आने वाले समय में बिल ला करके मायावती को जेल में नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल, मायावती को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अगर नहीं मांगती है तो इंडिया जनशक्ति पार्टी क्या ऐसे लोगों पर एक्शन लेगी? अगर माफी, या तो उनके सामने एक विकल्प है कि माफी मांग लो, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या इनको जेल में डालना चाहिए या नहीं? ऐसे बिल लाएगी इंडिया जनशक्ति पार्टी? क्योंकि देश के इतने बड़े अमर शहीद का अपमान करना क्या इनको शोभा देता है क्या? बिल्कुल, और अधिकार है क्या इनके पास? विरोध करता हूं, इनको माफी मांगनी चाहिए। इंडिया जनशक्ति पार्टी इसका विरोध करती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनको जेल में भिजवा दूंगा, क्योंकि न्यायपालिका है, न्यायपालिका लेकिन भेजना चाहिए। न्यायपालिका ये भी कहती है कि अमर शहीदों पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो क्या उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए? उन्होंने खुद को गोली मारी है, देश आजाद करवाया, नहीं तो आज ये सड़ रहे होते, ना कोई पार्टी होती हो ना ये आयरन लेडी। खुद उसके लिए जो है, इसके लिए खुद देश के ऐसे नेता हो सकते हैं क्या? कराना पड़ेगा। अमर शहीदों को आतंकवादी बोलने वालों की भाषा, मतलब इतनी चिढ़ ब्राह्मणों से किस हद तक? क्यों एक जाति विशेष से आप इतना चिढ़ते हैं कि जब आप ये जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ब्राह्मण थे, सिर्फ इतने वर्ष से आपने उनको आतंकवादी बोल दिया, पूरा देश मौन रहा। इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी किसी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जेल में नहीं डाला। क्यों नहीं डालना चाहिए? मेरा सीधा सवाल है, क्यों नहीं डाला अभी तक इन सरकारों ने, और क्यों डालना नहीं चाहिए? हमारी इंडिया जनशक्ति पार्टी जो है जी सत्ता में यदि आती है तो उनको पुनः सभी मीडिया के सामने ये केस खुलवाया जाएगा। जी, पूरा देश देख रहा है, मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा। जी, अगर माफी नहीं मांगती हैं तो इसके लिए अलग एफआईआर, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनको जो है वो करके मैं स्वयं, चाहे मुझे वादी बनना पड़े मुकदमे का,
मैं जी। दर्ज करवाऊंगा, और जो न्यायालय सजा देगी न्यायालय है उसके लिए सरोपरि। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि न्यायालय उसके लिए है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी कभी देश ने कभी ये चाहा ही नहीं कि ये माफी एक मांगी जाए या ऐसा कुछ किया जाए, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री 2 बार बना दिया गया। मैं तो हैरान हूं ऐसे लोगों से कि वो कौन लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, कि जो अमर शहीदों के ऊपर इतना बड़ा वाक्य बोल गए, उनको आतंकवादी बोल गए और उनको वोट दे रहे हैं। ये लोग यही जाति धर्म को लेकर के जो मामला है, जाति जी। धर्म को लेकर के ही ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हम सभी देशवासियों से ये बताना चाहेंगे कि जी। जाति धर्म एवं मजहब के राजनीति में कदाप ना पड़े। जी। ने ये बहुत बड़ा घातक है, ये सभी के लिए घातक है। जब एक जो देश को आजाद करा रहे हैं, देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलिदानी दे रहे हैं, उनको देश में जो सबसे बड़ा प्रश्न जातिवाद का चल रहा है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो क्या आप समझते हैं कि जातिवाद अब समय आ गया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए और लोग जो है जो जातियों में बटे हुए हैं उनको एकत्रित करके वो सभी हिंदू ही हो जाएं? आप इस पर क्या कहेंगे बिल्कुल कि हम वो जातियों में ही अलग अलग रहें या एक जगह ही आ जाएं, एक साथ ही आ जाएं? वो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी। जैसे पहले था। मुस्लिम नहीं मानते ना, मुसलमानों ने सीधा उनका स्टैंड है कि हम मानते ही नहीं है, हम अपना धर्म मानते हैं, वो स्टैंड है इस चीज पर। सीधा सा उनका सवाल है कि मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं, तो आप तो अल्लाह को नहीं मानेंगे। अगर जी। वो नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन हम बात हिंदुओं की कर रहे हैं। मैं सिर्फ बात हिंदुओं की कर रहा हूं, यहाँ बात मुस्लिम भाइयों की है ही नहीं। मैं सीधा सा स्टैंड लेता हूं कि आप हिंदुओं पर सिर्फ केवल बोलें कि जो हिंदू जो जातियों में बटे हैं, क्या उनको अब एक होने की जरूरत नहीं कि एक साथ आ जाएं, छुआछूत मिट जानी चाहिए और चीजें एक साथ में कुछ होनी चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आप भले ये बोल रहे हैं, मगर हम हिंदू के प्रति बोलेंगे ही नहीं, हम सबके प्रति बोलेंगे। जी। हम हिंदू के प्रति ही नहीं बोलेंगे, हम सबके प्रति बोलेंगे। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी वो कहते हैं कि हम एक साथ में नहीं आने पर हम सीधा सा हमारा स्टैंड है, और कोई भी देश का मुसलमान ये कहेगा ही नहीं कि हम हिंदू मानते हैं, हिंदुओं को भाई मानते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हम हिंदुओं के साथ में नहीं बैठ सकते, हम हिंदुओं की चीजों को एक साथ में साझा नहीं कर सकते, ना उनकी संस्कृति को मानते। वो कौन कह रहा है? ये तो हम हमारे पास उसका कोई वो है नहीं, हमारे पूरे सामने देश में तमाम कोई भी एक मुसलमान है ही नहीं जो कह रहा हो। जी नहीं, इस चीज पर तो अवधेश पांडे साहब ये आप जानते हैं, पूरे देश में कोई मुस्लिम ये तैयार ही नहीं होगा कि अगर हम उनके पक्ष में आते हैं, लेकिन वो उस पक्ष में नहीं आएंगे। ये आप भी समझते हैं और हम भी। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको मुस्लिम भाई बोलने की बजाय हम उनको दुश्मन नहीं मानते।